ये कहानी है एक गांव की। इस गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक बहुत ही सुंदर फलों का बगीचा था। उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ थे। उस किसान ने अपने बगीचे में 3 नया पेड़ लगाया हुआ था। एक आम का पेड़, दूसरा नीम का पेड़ और तीसरा पपीते का पेड़। वो किसान अपने सभी पेड़ के साथ साथ उन तीनों पेड़ का भी अच्छे से ध्यान रखता। उन तीनों पेड़ों में हमेशा सही तरीके से पानी डालता और उन तीनों के आसपास हमेशा साफ सफाई करता। लेकिन समय बीतने के साथ साथ अब किसान सिर्फ आम के पेड़ को ही पानी डालता और बाकी के नीम के पेड़ की तरफ देखता तक नहीं। ये सब देखकर आम के पेड़ को लगने लगा कि वो बहुत ही खास है। ये सोचकर वो आम का पेड़ अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगता है। समय बीतने के साथ साथ वो तीनों पेड़ भी बहुत बड़े हो जाते हैं। अब आम का पेड़ बहुत ही सुंदर दिख रहा था। अब आम के पेड़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर और रसीले आम निकल आए थे। उस पेड़ के आम बहुत ही मीठे और बहुत ही स्वादिष्ट थे। लेकिन वहीं पर नीम के पेड़ के फल बहुत ही कड़वे थे। इसीलिए आम के पेड़ को अब अपने आप पर काफी गर्व होने लगा। अब आम का पेड़ काफी घमंडी हो चुका था। सुनिए आम के पेड़ जी, आजकल आप मुझसे बात नहीं करते। तभी अच्छा था ना, जब हम छोटे थे तब हम कितनी सारी बातें किया करते थे। लेकिन आजकल तो आप हमसे नाराज रहने लगे हो। अरे मैं क्या बताऊं, क्या है कि मैं तुम जैसा बेकार नहीं हूँ। मेरे पास मीठे मीठे और रसीले फल है जिसे खाने के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं। मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे जैसा बेकार तो नहीं रहता हूँ ना। ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैं बहुत ही खास पेड़ हूँ। मैं बहुत ही स्वादिष्ट फल देता हूँ जिसे लोग खाने के लिए हमेशा आते ही रहते हैं और इसीलिए हर कोई मुझसे प्यार करता है। और दूसरी ओर तुम्हारे पास क्या है? तुम तो बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोगों के साथ बात करके मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता। इतना घमंड ठीक नहीं है। मैं कड़वा जरूर हूँ, लेकिन मेरा फल बहुत ही काम के हैं। मेरे फल से औषधियाँ बनती हैं। और इतना ही नहीं, मेरे पत्ते बहुत ही खास हैं। मेरे फल और पत्तों से भी औषधियाँ बनती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ही फायदा होता है। और लोग सुबह सुबह मेरे से दातुन भी करते हैं। इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा खास हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मात्र तुम्हारा भ्रम है। तुम एकदम बेकार हो। उन दोनों पेड़ों के बीच में एक पपीते का पेड़ भी था, जो उन दोनों के झगड़े से काफी पक चुका था। मैं कितना काम का हूँ, ये तो सभी को पता है। अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। इसी तरह हर रोज आम और नीम के पेड़ के बीच खूब झगड़ा होता है। लेकिन इन दोनों के झगड़ों के बीच पपीता का पेड़ भी था, जिसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही दिन बीतने के साथ साथ उन दोनों का झगड़ा भी काफी बढ़ता जाता है। दोनों ही कहते हैं कि मैं ज्यादा खास हूँ, तो दूसरा कहता कि मैं ज्यादा खास हूँ। ये सब सुनकर अब पपीते के पेड़ से रहा नहीं जाता और अब वो बोल देता है, अरे तुम दोनों क्या हमेशा झगड़ते रहते हो? कभी तो शांति से रहा करो। अब मैं तुम दोनों से पक चुका हूँ, कभी तो शांति से रहा करो। माफ कर दीजिए पपीते के पेड़ जी, मुझे पता है कि हम दोनों के झगड़े से आपको काफी परेशानी होती है। लेकिन देखिए ना, आम के पेड़ को कुछ ज्यादा ही घमंड है। हमेशा ही मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जैसे हो वही बता रहा हूँ। मैं वही कहता हूँ जो सच है। और वैसे भी ये बात तो हर कोई जानते हैं कि कौन काम का है और कौन बेकार है। अब आप ही बताइए कि हम दोनों में से कौन बेहतर है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बताइए, मैं भला बुरा क्यों मानूंगा। तुम मीठे फल जरूर देते हो, इसलिए हर कोई आपसे प्यार करता है।
लेकिन वहीं पर नीम का पेड़ भी बहुत ही खास है। नीम के पत्ते और फल कड़वे जरूर है, लेकिन वह बहुत ही काम के हैं। नीम के पत्ते और फलों से बहुत सारी अच्छी अच्छी औषधियाँ बनती है, जो लोगों को बहुत ही काम आता है। इसीलिए तुमसे ज्यादा बेहतर नीम का पेड़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी नीम के पेड़ की तरह बेकार हो, इसलिए तुम भी उसकी साइड ले रहे हो। सिर्फ तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं तो ये भी कहूँगा कि तुम भी नीम के पेड़ की तरह बेकार हो और मैं तुम सभी से ज्यादा बेहतर हूँ। मेरे फल का कोई जवाब नहीं। मेरे फल बहुत ही सुंदर और काफी रसीले होते हैं, इसीलिए लोगों को काफी अच्छे लगते हैं। और वही तुम दोनों के फल एकदम बेकार है। ये बात तुम दोनों को एक ना एक दिन माननी ही होगी। आम के पेड़ की घमंड भरी बातें सुनकर वो दोनों चुप हो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। समय बीतने के साथ साथ आम के पेड़ में कीड़े लग जाते हैं। इसकी वजह से आम का पेड़ काफी खराब हो गया। उसके सारे फल, फूल और पत्ते गिरने लगे, जिसकी वजह से आम का पेड़ काफी कमजोर हो गया। ये देखकर आम का पेड़ काफी उदास हो गया। आम के पेड़ की ऐसी हालत देखकर किसान भी काफी उदास हो जाता है। फिर बाद में किसान नीम के बीज और पत्तों को पीसकर एक औषधि बना लेता है और उस औषधि को आम के पेड़ के जड़ों में डाल देता है। ऐसे ही कुछ दिन करने के बाद वो कीड़ा जो आम के पेड़ में लगा था वो नष्ट हो जाता है और फिर से आम का पेड़ हरा भरा हो जाता है और उस आम के पेड़ में बहुत ही सुंदर सुंदर फल निकल आते हैं। अब आम का पेड़ काफी खुश हो जाता है। अब आम के पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अब जान लिया कि अपने खूबियां को लेकर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब आम के पेड़ को नीम की खूबियों का पता चल चुका था। फिर आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से माफी भी मांग ली। तो देखा आपने, हमें किसी भी विषय में ये समझना अच्छी बात नहीं है कि मैं ही बेहतर हूँ। हर किसी में कोई ना कोई अच्छा गुण पाया जाता है। इसीलिए हमें अपनी एक अच्छाई के लिए सामने वाले को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई अच्छाई जरूर होती है। एक घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ पर एक ऐसा अनोखा आम लगा जो दिखने में बहुत ही अच्छा था। वो आम बहुत ही रसीला और बहुत ही ज्यादा चमकदार था। वो आम देख भी सकता था और बोल भी सकता था। एक दिन उस आम ने सोचा, क्यों ना जंगल के आसपास घूमने के लिए जाया जाए। सभी मुझे देखकर हैरान हो जाएंगे, बड़ा ही मजा आएगा। इतना सोचकर वो आम के पेड़ से नीचे उतरा और लुढ़कता हुआ घूमने लगा। रास्ते में उस आम को एक कुत्ता मिला। अरे रुको, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है और तुम दिखने में भी काफी स्वादिष्ट लग रहे हो। तुम मुझे नहीं खा सकते। मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगा और तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। मैं आगे आगे भागूंगा और तुम मेरे पीछे पीछे भागोगे। अब बताओ, तुम मुझे कैसे खाओगे? ये बोलकर आम तेजी से दौड़ने लगा और फिर आम के पीछे कुत्ता भी तेजी से भागने लगा। भागते भागते कुत्ता बोला, अरे आम, तुम बहुत ही छोटे हो। तुम ज्यादा दूर भाग नहीं पाओगे और मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से पकड़ लूंगा। मैं तो तुम्हें पकड़कर जरूर खाऊंगा। हाँ हाँ, कोशिश करके देख लो। तुम जितनी तेजी से दौड़ रहे हो उससे ज्यादा तेज तो मैं दौड़ रहा हूँ। दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, देखता हूँ कि तुम पकड़ पाते हो या नहीं। और फिर कुत्ता दौड़ते दौड़ते थक गया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता। बेहतर यही होगा कि मैं वापस लौट जाऊं। और फिर कुत्ता वापस लौट जाता है। कुत्ते को पीछे जाते हुए देख आम बहुत ही खुश हो जाता है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा गांव भी घूम लेता हूँ। आम जब गांव घूम रहा था
तब एक लड़के की नजर आम पर पड़ती है। अरे, यह आम दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। अभी मैं तुम्हें पकड़कर खाता हूँ। और फिर वो लड़का आम के पास गया और आम से कहा, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तुम मुझे नहीं खा सकते, मैं बड़ा ही नटखट आम हूँ। मैं आगे आगे भागूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे, और तुम मुझे पकड़ भी नहीं पाओगे। अभी अभी मैंने कुत्ते को रेस में हरा दिया। मुझे तो बड़ा ही मजा आ गया। अगर तुम भी मुझे खाना चाहते हो तो तुम भी मेरे पीछे पीछे भागो, बड़ा ही आनंद आएगा। और फिर आम तेजी से वहाँ से भागने लगा और उसके पीछे पीछे लड़का भी भागने लगा। आम आगे आगे और लड़का पीछे पीछे। कि तभी वहाँ पर एक आदमी आया और बोला, कितना मनोहर आम है, मैं तो इसे पकड़ कर खाऊंगा, बड़ा ही मजा आएगा। उस आदमी की बात आम सुन लेता है और वो कहता है, तुम मुझे नहीं खा सकते, देखो उस लड़के को, मैं कब से भगा रहा हूँ, और अब मैं तुम्हें भी अपने पीछे भगाऊंगा। मैं आगे आगे और तुम मेरे पीछे पीछे। कि तभी वहाँ पर एक औरत आई और बोली, मैं भी इस आम को खाना चाहती हूँ। और फिर आम ने औरत को भी वही बात कही। तुम में से कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाएगा, मैं आगे आगे भागूंगा और तुम सब मेरे पीछे पीछे। तुम में से जिसमें दम है वो मुझे पकड़ कर दिखाओ। इतने में ही वो लड़का भी भागते भागते वहाँ पर आ जाता है। ये बड़ा घमंडी और बहुत ही बुरा आम है। हाँ, आप एकदम सही बोल रहे हो। हाँ, मैं भी इसके पीछे कब से भाग रहा हूँ। तो फिर चलो सभी मिलकर इसे मजा चखाते हैं। तो फिर ठीक है, आओ मेरे पीछे। और फिर आम भागने लगता है। आम आगे आगे और बाकी तीनों उसके पीछे पीछे। बहुत ही देर तक भागते भागते आम थक चुका था। अब मैं काफी थक चुका हूँ, मुझे अब छुप जाना चाहिए। और फिर आम वही पास के पेड़ के पीछे घास में छुप जाता है। अब तो कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और फिर आम काफी थक चुका था, इसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। और यहाँ पर उन तीनों को आम कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। आम न दिखने की वजह से वो तीनों वापस लौट जाते हैं। लड़का, आदमी, औरत तीनों ही उदास होकर वापस लौट जाते हैं। उन तीनों को वापस जाता हुआ देख आम बहुत ही खुश हो जाता है। आम वहीं पर कुछ दिनों तक पड़ा रहा। कुछ दिनों में आम सूख कर सड़ गया। अब उस आम में कीड़े लग चुके थे। अब वो आम सोचने लगा, काश कि मैं किसी का स्वादिष्ट भोजन बन गया होता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। आज मेरे घमंड ने मुझे ले डूबा। अब वो आम बुरी तरीके से खराब हो चुका था। अब वो खाने लायक तक नहीं था। अब उस आम को बहुत ही पछतावा हो रहा था, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। और फिर आम सड़कर वहीं पर नष्ट हो गया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, मैं तुम सबको जलाकर राख कर दूंगा। बचाओ बचाओ। भयानक राक्षस सभी को जलाकर राख करने लगता है। इसकी वजह से सभी गांव वाले यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। वहीं पास में राजा का सेवक भी होता है। सेवक ये सब कुछ देख रहा था। ये कितना भयानक राक्षस है, ये तो सबको जलाकर राख कर देगा। मुझे ये बात जल्द से जल्द महाराज को बतानी होगी। और फिर सेवक भागता हुआ राजा के पास जाने लगता है। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ सेवक, तुम काफी चिंता में लग रहे हो। महाराज, हमारे नगर में एक बहुत ही भयानक राक्षस आ गया है जो सभी को जलाकर राख कर रहा है। इसके वजह से सभी नगरवासी बहुत ही ज्यादा परेशान है। सैनिकों, जाओ
और उस राक्षस को बंदी बना लो। नहीं महाराज, वह कोई आम राक्षस नहीं है, वह बहुत ही खतरनाक राक्षस है। ये काम सैनिकों के बस की बात नहीं है। गुरुदेव, ये कैसा दानव है जो हमारे नगर में आ गया है? हम इस राक्षस का सामना कैसे करेंगे? उस राक्षस की वजह से हमारे नगर वासी काफी परेशान हो रहे हैं। आप मार्ग दिखाइए गुरुदेव, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तब राजगुरु अपनी आंखें बंद करके इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। राजन, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया है। ये राक्षस कोई आम राक्षस नहीं है, बहुत ही खतरनाक राक्षस है। इसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। गुरुदेव, कोई तो उपाय होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। आप उपाय बताइए, कैसे भी करके। उपाय तो है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी से भी हो पाएगा। आप उपाय बताइए गुरुदेव, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं कर लूंगा। तो फिर ठीक है राजन, ध्यान से सुनो। हमारे नगर से कुछ दूरी पर एक बहुत ही खतरनाक जंगल आता है। उस जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा रहते हैं। वह ज्ञानी बाबा ही आपको बता सकते हैं कि राक्षस का सामना हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन वह रास्ता आसान नहीं होगा, काफी मुश्किलों से भरा हुआ होगा। गुरुदेव, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। उपाय चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं इस राक्षस को खत्म करके ही रहूंगा। ठीक है गुरुदेव, अब मैं अपने मंत्री और सिपाही के साथ अभी उस जंगल में जाता हूँ। आप हमें जाने की अनुमति दे गुरुदेव। रुकिए राजन, उस ज्ञानी बाबा के पास आपको अकेले ही जाना होगा। लेकिन क्यों गुरुदेव? क्योंकि ये राज्य की सुरक्षा का विषय है, इसीलिए वहां पर सिर्फ आपको ही जाना चाहिए। ठीक है गुरुदेव, मैं अकेले ही उस महात्मा के पास जाता हूँ। इतना बोलकर वो राजा महात्मा के पास जाने के लिए निकल पड़ता है और फिर कुछ ही देर में राजा महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। प्रणाम साधु महाराज, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ, मेरी सहायता कीजिए। खुश रहो राजन, और बताओ क्या परेशानी है? ये जंगल मेरे ही राज्य क्षेत्र में आता है। इस जंगल के पास ही मेरा राज्य है, लेकिन मेरे राज्य में एक बहुत भयानक राक्षस आ गया है। लेकिन मैं उस राक्षस का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, और ना ही मैं अपने प्रजा को इस हालत में देख पा रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आया हूँ, महात्मा मेरी मदद कीजिए। और फिर महाराज साधु महात्मा को सारी बात बताते हैं। इसका कोई उपाय बताइए साधु महात्मा, मैं कैसे अपनी प्रजा को बचा सकता हूँ? साधु बड़े ही ज्ञानी थे, उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस राक्षस के बारे में सब कुछ जान लिया। इसका उपाय तो है, लेकिन बहुत ही कठिन है। आप उपाय बताइए महात्मा, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर एक गुफा है। उस गुफा में एक बहुत ही खतरनाक शस्त्र है। उस शस्त्र से ही उस राक्षस को मारा जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, मैं अभी उस गुफा की तरफ जाता हूँ। ये तो एकदम आसान सा काम है। वो शस्त्र लेकर मैं उस राक्षस को आज खत्म कर दूंगा। मुझे आज्ञा दीजिए साधु महाराज। रुको राजन, अधूरा ज्ञान विनाशकारी होता है। आप पहले मेरी पूरी बात को सुन लीजिए। क्या मतलब साधु महाराज? आपने तो मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं और सीधे चल दिए। ऐसे में तो आप उस राक्षस को कभी भी नहीं मार पाओगे। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि वो शस्त्र तुम्हें इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। उस शस्त्र की रक्षा एक राक्षस कर रहा है। राक्षस तुम्हें कभी भी वह शस्त्र लेने नहीं देगा और तुम उस राक्षस का सामना भी नहीं कर पाओगे। वो मुझे उस शस्त्र लेने से क्यों रोकेगा साधु महाराज?
राक्षस को भला उस शस्त्र से क्या काम, लेना देना है राजन। वही राक्षस तो उस शस्त्र की रक्षा कर रहा है। राक्षस तुम्हें इतनी आसानी से वह शस्त्र तुम्हें नहीं देगा, तो फिर मुझे वो शस्त्र कैसे मिलेगा साधु महाराज? क्या मुझे वो शस्त्र लेने के लिए उस राक्षस से लड़ना पड़ेगा? नहीं राजन, तुम्हें उसकी 4 पहेली का जवाब देना होगा। अगर तुम उसकी 4 पहेली का सही जवाब दोगे तभी तुम्हें वह शस्त्र देगा, नहीं तो राक्षस तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बना देगा। लेकिन वह राक्षस मुझसे कौन सा सवाल पूछेगा और उसका जवाब क्या होगा? वह तो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, उसका सवाल तो मुझे भी नहीं पता। अगर तुम उसका जवाब दे पाए तो ठीक, नहीं तो तुम वापस नहीं आ पाओगे। पहले तुम अपने घर चले जाओ और अपने सबसे विश्वासू को ये बात बता दो, फिर तुम अकेले ही उस गुफा की तरफ जाना। अगर तुम अपने साथ किसी को लेकर जाओगे तो राक्षस तुम्हारे सामने आएगा ही नहीं, और वह शस्त्र भी फिर तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक है साधु महात्मा, मैं कैसे भी करके उस शस्त्र को लेकर ही आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो। और फिर राजा अपने महल चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो? तुम मेरी चिंता मत करो, बस मेरे पीछे प्रजा का ध्यान रखना। मैं बहुत ही जल्दी आऊंगा। मैं 2 दिनों तक आपका इंतजार करूंगी। अगर आप आ गए तो ठीक, नहीं तो फिर मैं खुद आऊंगी। इसकी नौबत ही नहीं आएगी। मैं जल्द से जल्द वो शस्त्र लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा और उस राक्षस को मार गिराऊंगा। इतना बोलकर राजा उस गुफा की तरफ जाने लगता है और फिर कुछ ही देर में राजा उस गुफा के पास पहुंच जाता है। ये तो वही गुफा है जो साधु महात्मा ने कहा था, लेकिन सवाल पूछने के लिए कोई भी राक्षस दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर तो मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। इतने में ही वहाँ पर एक राक्षस आ जाता है। रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम शस्त्र लेने के लिए आए हो। अगर तुमने मेरे चारों पहेलियों के जवाब दे दिए तो ये शस्त्र तुम्हारे, लेकिन अगर तुमने मेरे किसी भी पहेली का जवाब गलत दिया तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। बताओ, क्या तुम्हें ये चुनौती स्वीकार है? ठीक है, तुम अपने सवाल पूछो। और फिर वो राक्षस अपने सवाल पूछने लगता है। हे राजन, सुनो मेरा पहला सवाल। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगल जाए तो हम जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर उसने हमें निगल लिया तो हम मर जाएंगे। तो क्या आपको इस पहेली का जवाब पता है? तो हमें कमेंट में जरूर बताना। तो राजा कुछ देर सोचते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं सूझता। जल्दी इस पहेली का जवाब दो या फिर तुम पत्थर के बन जाओ। अगर तुमने इस पहेली का सही जवाब दिया तभी तुमसे अगली पहेली पूछी जाएगी। मुझे नहीं लग रहा है कि तुम मेरे इस पहेली का जवाब दे पाओगे। मुझे आपके इस पहेली का जवाब नहीं पता, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए और वो शस्त्र मुझे दे दीजिए, नहीं तो मेरी प्रजा संकट में आ जाएगी। वो सब मुझे नहीं पता। अगर मेरी पहेली का जवाब नहीं तो तुम भी नहीं। अब पत्थर बनने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर वो राक्षस राजा को पत्थर बना देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कहाँ पर हो आप? आपके ना आने की वजह से प्रजा का भी संकट में है और आपके बारे में कोई सूचना भी नहीं मिली। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूं। अपनी माता को परेशानी में देखकर युवराज कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी जाता हूँ और मैं पिताजी को लेकर ही आऊंगा। लेकिन बेटा, ये काम इतना आसान नहीं है। ये तो तुम्हारे पिता भी नहीं कर पाए, तो तुम कैसे कर पाओगे? युवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी प्रजा की रक्षा करूं। इसीलिए मुझे जाना ही होगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए माताजी। और फिर प्याज ना चाहते हुए भी आलू को जाने देती है। और फिर कुछ ही देर में
युवराज उस गुफा के पास पहुंच जाता है। मेरे पिताजी को छोड़ दो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पहेली का जवाब देने के लिए। पूछो अपनी पहेली। कि तभी वो राक्षस हंसते हुए वहां पर आता है। मेरे पहेली का जवाब तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं दे पाए, और इसीलिए देखो मैंने उसे पत्थर का बना दिया। अब बताओ, क्या तुम फिर भी मेरे पहेली का जवाब देना चाहोगे? हाँ, मैं फिर भी आपके सभी पहेली का जवाब देना जरूर चाहूँगा, और मैं आपके पहेली का जवाब देकर वह शस्त्र और पिताजी को अपने साथ लेकर जाऊँगा। लेकिन अगर तुमने मेरे पहेली का जवाब नहीं दिया तो तुम भी अपने पिताजी की तरह पत्थर के बन जाओगे। बताओ क्या कहते हो? मैं युवराज हूँ और मैं अपने प्रजा को परेशानी में नहीं देख सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। वाह, तुम में भी अपने पिताजी की तरह ही एक अच्छे राजा बनने के सारे गुण हैं। तुमसे मैं बहुत ही खुश हूँ। तुम लौट जाओ और अपने राज्य की रक्षा करो, शस्त्र और पिताजी को भूल जाओ। नहीं, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो अपने पिताजी और शस्त्र लेकर ही जाऊँगा, नहीं तो मैं भी यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए पत्थर का बन जाऊँगा। तो फिर सुनो मेरी पहेली। और फिर वो राक्षस युवराज से पहेली पूछने लगता है। तो सुनो मेरा पहला सवाल। ऐसी कौन सी चीज है जिसे अगर तुम निगल लोगे तो तुम जिंदा रहोगे, लेकिन अगर उसने तुम्हें निगल लिया तो तुम मर जाओगे? तो फिर आलू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, वह पानी है। अगर हम पानी निगलेंगे, मतलब कि हम पानी पिएंगे, तो हम जिंदा रहेंगे, और अगर पानी हमें निगल लेगा, मतलब कि हम पानी में डूब जाएंगे, तो हम मर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो सुनो मेरा दूसरा सवाल। वो क्या है जो मात्र बोलने पर ही टूट जाता है? वह मौन व्रत है जो मात्र बोलने से ही टूट जाता है। बिल्कुल सही कहा। तुम बड़े ही बुद्धिमान मालूम पड़ते हो। हे बुद्धिमान युवराज, सुनो मेरा तीसरा सवाल। वो क्या है जिसे बहुत ही खराब माना जाता है, लेकिन फिर भी लोग उसे पीने के लिए कहते हैं? वह चीज़ है गुस्सा, जिसे लोग पीने के लिए कहते हैं। गुस्सा करना बहुत ही खराब चीज़ है, इसीलिए उसे पीना ही बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब सुनो मेरा अंतिम सवाल। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे खरीदते हैं तब वह काला होता है, और जब उसका उपयोग करते हैं तब वह लाल हो जाता है, और फिर बाद में उसका रंग सफ़ेद हो जाता है? बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है? वह चीज़ है कोयला। बिल्कुल सही कहा। वाह, तुमने मेरे चारों ही पहेली का सही जवाब दिया है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। अब तुम वो शस्त्र और पिताजी को अपने साथ लेकर जा सकते हो। राक्षस की बातें सुनकर युवराज एकदम खुश हो जाता है। ये लो वो शस्त्र। इस शस्त्र से तुम उस राक्षस को बड़ी ही आसानी से मार सकते हो। और फिर वो राक्षस राजा को भी ठीक कर देता है। वाह बेटा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। जो मैं ना कर सका वो आज तुमने कर दिया। पिताजी, हमें जल्द से जल्द जाना होगा और प्रजा को बचाना होगा। फिर वो दोनों ही वो शस्त्र लेकर वहां से चले जाते हैं, और फिर युवराज उस शस्त्र से राक्षस पर प्रहार करता है, जिसकी वजह से उस राक्षस की मृत्यु हो जाती है। और फिर सभी लोग युवराज की जय जयकार करने लगते हैं। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। अब मैं एकदम निश्चित हूँ। अब मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरे बाद प्रजा की रक्षा बहुत ही अच्छे से करोगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। किसी गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था। वो पूरे दिन उस खेत में काम करता। ऐसे ही एक बार आलू बीज खरीदने के लिए बाजार गया। आलू बाजार में बीज खरीद ही रहा होता है कि तभी आलू की नजर बहुत ही सुंदर मटके पर पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर मटका है। नदी से पानी भरने के लिए यह मटका ठीक रहेगा। और फिर मेरा पुराना मटका काफी छोटा है, उसमें मुझे बार बार पानी भरना पड़ता है। यह वाला मटका खरीद लूंगा तो एक ही बार भरना पड़ेगा। फिर आलू
बीज खरीदने का छोड़कर मटका खरीदने के लिए चला जाता है। अरे भैया, यह मटके कैसे दिए? 80 रुपए के एक मटके हैं। अरे भैया, तुम तो बहुत ही ज्यादा दाम बता रहे हो, कुछ तो कम करो। अरे भैया, महंगाई काफी बढ़ चुकी है, इसलिए इसका भी दाम बढ़ चुका है। अगर आप भी अपने मटके का दाम बढ़ा दोगे तो फिर हम जैसे गरीबों का क्या होगा? लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी तो अपना घर चलाना होता है। मैं जानता हूँ कि महंगाई काफी बढ़ चुकी है, लेकिन कुछ तो कम कर दीजिए। अगर आप मटके सही दाम में दोगे तो मैं 2 मटके खरीदूंगा। ठीक है, आप इतना बोल ही रहे हो और आप 2 मटके खरीदना चाहते हैं, तो मैं आपको ये दोनों मटके 130 रुपए में दूंगा। इससे ज्यादा मैं कम नहीं कर सकता। तो फिर आलू कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है भैया, ये लीजिए आपके 130 रुपए। और फिर आलू वो दोनों ही मटके 130 रुपए में खरीद लेता है और फिर वो मटके लेकर वहाँ से जाने लगता है। ये तो मुझे बहुत ही अच्छी चीज मिल गई, कल से मैं इसी में पानी भरूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, अगर मैं इन दोनों मटके में पानी भर कर लाऊंगा तो मुझे कम नहीं पड़ेगा। और गर्मी भी बहुत ही ज्यादा है, इसमें पानी ठंडा भी रहेगा। अब मुझे इतनी भयानक गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलेगा। और फिर आलू बहुत ही खुश होकर वो दोनों ही मटके लेकर घर चला जाता है। और फिर अगली सुबह एक डंडे में दोनों ही मटके रस्सी से बांध देता है। फिर आलू मटके लेकर पानी भरने के लिए नदी की तरफ चल पड़ता है। आलू कच्चे और खराब रास्ते से नदी की तरफ जाता है। आलू नदी की तरफ जा ही रहा था कि एक मटका पेड़ से टकरा जाता है। अरे रे, यह क्या हुआ? अभी तो मैंने पानी भरा भी नहीं और यह मटका फूट गया। आलू अपने फूटे मटके को देखकर काफी उदास हो जाता है, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो दोनों ही मटके उठाकर फिर से नदी की तरफ जाने लगता है। नदी के पास जाकर दोनों ही मटके पूरी तरीके से भर लेता है। अरे वाह, इतने सारे पानी से तो मेरा पूरा दिन चल जाएगा। अब देखना ये है कि घर तक पहुंचने तक इस फूटे हुए मटके में कितना पानी रहता है। और फिर आलू दोनों ही मटके पानी से भरकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर जैसे ही आलू दोनों ही मटके को जमीन पर रखता है तो देखता है कि फूटा हुआ मटका आधा खाली हो चुका है। ये देखकर आलू थोड़ा सा उदास तो जरूर होता है, लेकिन फिर बाद में वो खुश हो जाता है। अरे, यह मटका फूटा हुआ है तो क्या हुआ, मुझे तो यह फूटा मटका भी बहुत ही काम आएगा। और फिर आलू दोनों ही मटके वहीं पर छोड़कर खेत में काम करने के लिए चला जाता है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और इसी तरह आलू दोनों ही मटके लेकर पानी भरने के लिए नदी की तरफ जाया करता। ये सब देखकर फूटे मटके को अपने ऊपर शर्म आने लगती है। ओहो, मैं फूटा हुआ हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। ये बात पता होने के बावजूद भी मालिक हर रोज मुझे लेकर पानी भरने के लिए जाते हैं। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं अपने मालिक की मेहनत को बेकार नहीं कर सकता। फूटा मटका ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी दूसरा मटका फूटे मटके से कहता है, तुम रोज आधे से ज्यादा पानी रास्ते में ही गिरा देते हो, तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आती? तुम्हारे वजह से हमारे मालिक को कितनी परेशानी होती है, मुझे देखो। मैं रोज पूरा पानी भर के लाता हूँ, तुम जैसा बेकार तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो मटका उस फूटे हुए मटके का बहुत ही मजाक उड़ाता है। उस मटके की बात सुनकर फूटे हुए मटके को बहुत ही बुरा लगता है। अगली सुबह आलू जब पानी भरने के लिए मटके की तरफ आता है तो फूटा मटका रोते हुए कहता है, मालिक, मैं फूटा हुआ हूँ, मेरी वजह से आपका मेहनत बेकार जाता है, फिर भी आप रोज मुझे लेकर जाते हो। ये सब देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए, मुझे पूरी तरीके से फोड़कर नष्ट कर दीजिए और एक नया और सुंदर मटका खरीद लीजिए। उस फूटे मटके की बात सुनकर आलू उस मटके को अपने हाथ में उठाता है। तुम सिर्फ अपनी बुराई देख रहे हो,
लेकिन मैं तो तुम में अच्छाई देख रहा हूँ। अच्छाई? कैसी अच्छाई मालिक? मैं तो रोज सारा पानी रास्ते में ही गिरा देता हूँ, इसमें भला किसी अच्छाई? मैं तो शुरू से ही तुम में अच्छाई देख रहा हूँ, इसलिए मुझे आज तक तुम में कोई भी कमी ही नहीं दिखाई दी। आप मेरे अंदर कौन सी अच्छाई देख रहे हो मालिक? मुझे तो आज तक नहीं दिखाई दी। तो फिर ठीक है, रोज की तरह आज भी तुम मेरे साथ चलो। तुम देखना, तुम्हें तुम्हारी अच्छाई जरूर दिखाई देगी। फिर तुम भी अपने आप से प्यार करने लगोगे। आलू की बात मानकर फूटा हुआ मटका आलू के साथ जाता है और फिर नदी के पास जाकर दोनों ही मटके में पानी भर लेता है। मैंने दोनों ही मटके में पानी भर दिया है। अब मैं तुम दोनों को लेकर जा रहा हूँ। तुम रास्ते में देखना, तुम सारा दुख भूल जाओगे। और फिर आलू दोनों ही मटके उठाकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। आलू जब पानी भरकर घर जा रहा था तो रास्ते में बहुत सारे खिले हुए फूल दिखाई देते हैं। टूटा हुआ मटका उस खिले हुए फूलों को देखकर अपने सारे दुख भूल जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन घर पहुंचते ही फूटा हुआ मटका फिर से उदास हो जाता है। मैंने आपसे कहा था ना मालिक, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तुम्हें रास्ते में खिले हुए फूलों को देखकर कैसा लगा? उस खिले हुए फूलों को देखकर तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना दुख भी भूल गया था। जिस खिले हुए फूल को देखकर तुम अपना दुख भूल गए थे, वो फूल तुम्हारे वजह से ही खिले हुए हैं। आलू की बातें सुनकर फूटे हुए मटके को काफी आश्चर्य होता है और वो कहता है, मेरी वजह से मालिक? लेकिन कैसे? हर रोज जब हम नदी से पानी भरकर वापस घर की तरफ आते हैं तो तुम्हारे अंदर का सारा पानी उस धरती पर गिरता है। इसकी वजह से ही वो सारे फूल खिले हैं। अब बताओ, तुम कैसे बोल सकते हो कि तुम किसी काम के नहीं हो? तो क्या उन सभी फूलों को मैंने उगाया है? जब मैंने तुम्हारे अंदर पहली बार आधा पानी देखा था, तभी मैं समझ चुका था कि जब भी मैं तुम्हारे अंदर पानी भरकर लाऊंगा तो थोड़ा सा ही पानी बचेगा। इसीलिए मैंने उसी दिन उस रास्ते पर फूलों के बीज बो दिए थे और फिर रोज तुम अपने पानी से उन बीज की सिंचाई करते थे। और आज देखो, उन बीज में से कितने सुंदर फूल निकल आए हैं। सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आज वो बेजान रास्ता भी एक सुंदर गार्डन जैसा बन गया है और मेरी मदद भी हो गई। लेकिन ये सब आपके किस काम के? ऐसा है कि पहले मैं सिर्फ खेती करता था, लेकिन खेती से कहाँ किसी का कुछ भला हुआ है। लेकिन अब मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खेती के साथ साथ उन फूलों को भी बाजार में बेचता हूँ और सिर्फ तुम्हारे वजह से ही मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उस फूल को बेचकर जो पैसे मिलते हैं, उन पैसों से मैं अच्छे अच्छे बीज और खाद खरीद लेता हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारे वजह से ही हो पाया है। इसीलिए आज के बाद से तुम कभी भी खुद को बेकार मत समझना। आलू की बातें सुनकर फूटा मटका खुश हो जाता है और उसे खुद पर गर्व होता है और फिर अब से वह खुद से नफरत करने की जगह पर खुद से प्यार करने लगता है। अब से वो खुद को बेकार नहीं समझता और दूसरे मटके को भी अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। और फिर वह फूटा मटका भी उसे माफ कर देता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। ये कहानी है एक गरीब आलू की, जो लकड़ी काटने का काम करता था। आलू के परिवार में आलू की पत्नी और उसका एक छोटा बेटा था। आलू गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता। अब जून का महीना आने वाला था और गर्मी इतनी तेज थी कि पूछो मत। मई के महीने में ही गर्मी काफी हद तक पहुंच चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आग की भट्टी जल रही हो। वैसे तो हर साल गर्मी के मौसम में तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, लेकिन इस बार 50 डिग्री तक तापमान जा चुका था। इतनी भयानक गर्मी में लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था। हर कोई गर्मी से परेशान था। दिन हो या रात, सभी लोग गर्मी से बेहाल थे।
अमीर लोग तो अपने घर में ऐसी कूलर चालू करके आराम से रहते थे, लेकिन गरीबों का तो बहुत ही बुरा हाल था। इस साल तो गर्मी काफी तेज है। इतनी भयानक गर्मी में काम करना मुश्किल हो चुका है। इतनी कड़ी धूप में अगर बाहर निकलो तो ऐसा लगता है कि जैसे ये शरीर आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस बार गर्मी तो काफी हद तक पहुंच चुकी है। हमसे अच्छा तो शहर वालों की किस्मत है, जो गर्मी में पूरे दिन घर में एसी चालू करके बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। और यहाँ पर हम गरीब लोग, सारा संसार का दुख हम गरीबों पर ही आता है। हाँ प्यास, ना जाने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में गरीब बनकर भुगतना पड़ रहा है। सुनिए ना, क्या हम इतनी भयानक गर्मी में एक कूलर नहीं खरीद सकते? आप कैसे भी करके इस गर्मी में कूलर खरीद लीजिए ना, बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो कितना मजा आएगा। और आप भी जब धूप में काम करके आओगे तब ठंडी ठंडी हवा आप पर पड़ेगी तो कितना मजा आएगा। आपकी दिन भर की सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। कि इतने में है आलू और प्याज का बेटा भी वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है, हाँ पापा, आप एक कूलर खरीद लो ना, गर्मी बहुत ही ज्यादा लगती है। पापा, जब हम कल जमींदार जी के दावत में गए थे तब उनके घर पर एसी लगी हुई थी। उनके एसी में से कितने ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। हम गरीब लोग हैं, इसलिए हम एसी नहीं खरीद सकते, लेकिन आप कैसे भी करके एक कूलर खरीद दो ना। पत्नी और बच्चे की बात सुनकर आलू बहुत ही दुखी हो जाता है और वो कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें तो पता है ना कि मैं कूलर नहीं खरीद सकता। मेरे पास फूटी कौड़ी तक नहीं है और कूलर भी बहुत ही महंगा आता होगा। हमारे गांव में तो किसी के पास भी कूलर नहीं है। कूलर तो बस हमारे गांव के जमींदार के पास ही है और गांव के कुछ लोगों के पास। अगर कूलर सस्ता होता तो गांव के सभी लोगों के पास होता। मैं कूलर ना सही, लेकिन मैं इस बार पंखा खरीदने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना बोलकर आलू काम करने के लिए निकल जाता है। बेटा जाओ, अब पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा ने कहा है ना कि इस बार वो पंखा जरूर लेकर आएंगे। जैसे ही तुम्हारे पापा पंखा लेकर आते हैं, फिर हम पंखे की ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। और यहाँ पर आलू बहुत ही दुखी था, क्योंकि वह अपने बच्चे और पत्नी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता था। हे भगवान, क्या करूं? मैं अपने परिवार की मांग तक पूरी नहीं कर सकता। मैं भी कूलर खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो पंखा खरीदने तक के पैसे नहीं है। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं वो तो सारा घर खर्चे में चला जाता है। तो फिर ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे? आज घर जाते समय एक बार पंखे की दुकान पर जरूर जाऊंगा। और फिर आलू पूरा दिन लकड़ियां काटता है और जब शाम को घर जाने वाला होता है तो एक बार वो पंखे की दुकान में चला जाता है। भैया, एक अच्छा सा पंखा दिखाओ ना। तो फिर दुकानदार आलू को बहुत सारे पंखे दिखाता है, लेकिन वो पंखे काफी महंगे होते हैं। अरे भैया, 1500 से कम में आपको एक भी पंखा नहीं मिलेगा। अगर आपको पंखा लेना है तो कम से कम 1500 रुपये तो देने ही होंगे। यहाँ के पंखे बहुत ही अच्छे हैं। आपको इस पंखे में बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आएगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो लाइए, नहीं तो आप यहाँ से चले जाइए। मुझे बहुत सारा काम है। भैया, अभी तो मैं सिर्फ दाम पता करने ही आया था। मैं ये पंखा बाद में लूंगा। अभी मैं जाता हूँ। और फिर आलू बहुत ही उदास होकर वहां से चला जाता है। हे भगवान, 1500 रुपये से तो शुरू होता है। इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। मैं कैसे अपने बच्चों के लिए पंखा लेकर जाऊं? क्या मैं अपने परिवार की खुशी के लिए एक पंखा तक नहीं खरीद सकता? आलू ये सब सोचकर काफी दुखी हो रहा था मुझे कैसे भी करके वो पंखा तो लेना ही है। कि तभी
आलू को जमींदार के बारे में सोचता है, जो सभी को पैसे उधार देता था। मैं एक काम करता हूँ, जमींदार जी से पैसे उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचूंगा और जल्द से जल्द उनके पैसे वापस लौटा दूंगा। हाँ, मैं अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जमींदार जी बहुत ही भले इंसान हैं, वो मुझे जरूर पैसे उधार देंगे। इतना सोचकर आलू जमींदार जी के पास चला जाता है और जमींदार जी से 1500 रुपए उधार मांगता है। ठीक है आलू, ये लो 1500 रुपए, और जैसा कि तुमने कहा है कि तुम मुझे 1 महीने में लौटा दोगे, तो मुझे 1 महीने में लौटा देना। मैं तुम पर भरोसा करके पैसे दे रहा हूँ। मुझे और लोगों को भी पैसे ब्याज पर देने होते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं आपको 1 महीने में पैसे लौटा दूंगा। मुझे इसका कितना ब्याज देना होगा? मुझे तुम्हारे घर की स्थिति पता है और तुमने मुझसे मात्र 1500 रुपए ही लिए हैं। तुमसे भला मैं क्या ही ब्याज लूंगा। अगर तुम मुझे ब्याज देना ही चाहते हो तो तुम मुझे 1500 का 100 रुपए ब्याज दे देना। ठीक है सेठ जी, मैं आपको 100 रुपए ब्याज दे दूंगा। और फिर आलू सेठ जी से 1500 रुपए लेकर पंखा खरीदने के लिए चला जाता है और फिर दुकान के मालिक को 1500 रुपए देकर एक अच्छा सा पंखा खरीद लेता है। घर में इतने अच्छे पंखे को देखकर प्याज आश्चर्य में पड़ जाती है। ये पंखा आपने कहाँ से लिया और इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? क्या आपकी कोई लॉटरी लग गई? हाँ हाँ, बताता हूँ, थोड़ा सांस भी तो ले लो। पैसे मैंने जमींदार जी से उधार लेकर ये पंखा खरीदा है। मैं जल्द से जल्द उनके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन आप पैसे कैसे लौटाओगे? अब तुम ज्यादा सवाल मत करो। अब चलो पंखा चालू कर देखते हैं कितनी ठंडी हवा आती है। तुम्हें और हमारे बेटे को पंखा चाहिए था ना, तो देखो मैं लेकर आ गया हूँ। अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। पापा चलो ना, इस पंखे को चालू करके देखते हैं कितना ठंडा हवा आता है। और फिर जैसे ही आलू पंखा चालू करता है कि पंखे में से ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। प्याज और उसका बेटा भी ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। पापा, ये पंखा तो बहुत ही अच्छा है। इस पंखे में से तो ठंडी ठंडी हवा बाहर आ रही है। हाँ, इस पंखे में से तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा बाहर आ रही है। आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन आप सेठ जी को 1600 रुपए कैसे लौटाओगे? 1 महीने का 100 रुपए ब्याज। तुम चिंता मत करो, प्याज में पहले से भी ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं सेठ जी के 1600 रुपए लौटा दूंगा। आखिर सेठ जी ने हमें जरूरत पड़ने पर पैसे दिए हैं, तो 100 रुपए ब्याज तो बनता है उनका। आलू के जैसा पंखा गांव के कुछ ही लोगों के पास था, क्योंकि वो पंखा 1500 रुपए का था। गांव के लोगों के पास आमतौर पर 700 से 800 रुपए का ही पंखा था, लेकिन आलू ने बहुत ही अच्छा पंखा खरीद लिया था। इसकी वजह से आलू के पंखे की बात गांव में फैल जाती है। अरे भाई, मैंने सुना है कि आलू ने बहुत ही महंगा वाला पंखा लिया है। क्या बात कर रहे हो भाई? आलू के पास इतने पैसे कहाँ से आए? हाँ भाई, आलू के बारे में तो मैंने भी सुना है। वह पूरे गांव में ढिंढोरा पिटता फिरता है कि मैंने पंखा खरीदा है, लेकिन वो तो कहता रहता है कि मेरी कमाई ही नहीं होती, बस इतनी ही कमाई होती है कि जिससे उसका गुजारा जैसे तैसे चल पाता है। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वह महंगा वाला पंखा कैसे खरीद सकता है? अरे भाई, कल मैंने आलू को सेठ जी के पास जाते हुए देखा था। हो सकता है कि आलू ने सेठ जी से पैसे उधार लेकर पंखा खरीदा हो। अरे लेकिन पैसे उधार लेकर इतना महंगा पंखा कौन खरीदता है? अच्छा, जो भी हो, वैसे भी इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा है। उसने पंखा खरीद लिया है तो उसे गर्मी से राहत मिल जाएगी। हाँ भाई, वैसे हम गरीब लोग इतने महंगे पंखे नहीं खरीद सकते। अब चाहे जो भी हो, मैं पता लगा के रहूंगा आखिर आलू ने इतना महंगा पंखा कैसे खरीदा। मुझे भी ऐसा पंखा खरीदना है। मेरी पत्नी भी बोल रही थी
आलू जब अगले दिन काम पर जाता है तो आम उसे रोक लेता है और आलू से कहता है, अरे भाई, मैंने सुना है कि तुमने काफी महंगा वाला पंखा खरीदा है। आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? मुझे बताओ ना, मुझे भी ऐसा पंखा खरीदना है। इस बार गर्मी बहुत ही ज्यादा है और ऐसे में काम करना काफी मुश्किल हो चुका है। अगर कोई राज की बात है तो मुझे भी बता दो ना, ताकि मैं भी तुम्हारे जैसा पंखा खरीद सकूं। नहीं भाई, हम जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे जो हम इतना अच्छा पंखा खरीद सके। वह तो मैंने सेठ जी से पैसे उधार लिए थे, उसी से मैंने ये पंखा खरीदा है। बच्चे को काफी परेशानी होती है, इसीलिए अपने परिवार की खुशी के लिए मैंने जैसे तैसे करके यह महंगा वाला पंखा खरीदा है। अच्छा, तो तुमने अपने परिवार की खुशी के लिए कर्ज लेकर यह पंखा खरीदा है? हाँ आम भाई, भला हम जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमने पंखा खरीद लिया। अब तुम्हें गर्मी से राहत मिल जाएगी, लेकिन तुम सेठ जी को जल्द से जल्द उनके पैसे लौटा देना, नहीं तो वह सेठ जी ब्याज पर ब्याज लगाता रहेगा। और फिर आम ये बात सभी को बताता है। अरे भाइयों, मैंने कहा था ना कि हम जैसे गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। आलू ने वह पंखा उधार लेकर खरीदा है। अब आलू को ज्यादा मेहनत करके जल्द से जल्द पैसे लौटाना होगा, नहीं तो उसका ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाएगा। और अब यहाँ पर आलू पहले से भी ज्यादा मेहनत करता। अजी, सुनते हैं, सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और हमारे पास अच्छा खासा पंखा तक नहीं है। उनको हम इतनी गर्मी में कैसे यहाँ पर बिठा कर रखेंगे? हाँ, बात तो सही है, और इतने सारे लोगों की वजह से गर्मी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आप जाए और एक अच्छा सा पंखा ले आए, 2 दिन के लिए ही सही। कहाँ से लाऊं एक अच्छा सा पंखा? तुम्हें तो पता ही है कि शादी में बहुत सारा खर्चा हुआ है। अब मैं पंखा खरीदने का खर्चा और नहीं कर सकता, और भला 2 दिनों के लिए हमें पंखा कौन देगा? इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं अपनी बेटी की शादी कर पा रहा हूँ, यही बहुत है। अब मैं अच्छा सा पंखा खरीदने का खर्चा नहीं कर सकता। अगर मैंने एक अच्छा सा पंखा खरीद लिया तो फिर मैं अपनी बेटी की विदाई कैसे करूँगा? मुझे ये सब नहीं पता, आप कैसे भी करके कहीं से भी एक अच्छा सा पंखा ले आइए। हमारी बेटी के ससुराल वाले आते ही होंगे। अगर घर में एक अच्छा सा पंखा नहीं होगा तो हमारी नाक कट जाएगी। तभी आम को आलू के बारे में याद आता है। अरे, आलू के पास तो नया और एक बहुत ही बढ़िया वाला पंखा है। क्यों ना मैं कुछ दिनों के लिए उससे पंखा मांग कर देखूं। और फिर इतना सोचकर आम आलू के घर चला जाता है। अरे आलू भाई, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ आम भाई, बोलो ना, क्या काम है मुझसे? क्या तुम मुझे सिर्फ 2 दिनों के लिए अपना नया पंखा दे सकते हो? मैं तुम्हें उसके बदले पैसे भी दूंगा। तुम तो जानते ही हो कि मेरी बेटी की शादी है, इसकी वजह से घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। अगर लड़के वाले को पता चलेगा कि हमारे घर में एक पंखा तक नहीं है तो हमारी नाक कट जाएगी, और इतनी भयानक गर्मी में मेहमान को रखना भी काफी मुश्किल हो चुका है। इसीलिए सिर्फ 2 दिनों के लिए तुम्हारा पंखा चाहिए था। अरे आम भाई, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही पंखा है। अगर वो पंखा भी मैंने आपको दे दिया तो फिर मेरे परिवार वाले कैसे रहेंगे? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कि तभी प्याज कुछ सोचती है और फिर कहती है। आलू की बातें सुनकर आम उदास होकर वहाँ से जाने लगता है। रुकिए भाई साहब, आप ये पंखा ले जाइए, लेकिन 1 दिन का 10 रुपए किराया लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं 1 दिन का 10 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। और फिर आम
वो पंखा लेकर चला जाता है। अरे प्यास, तुमने उसे पंखा क्यों दे दिया? अब हम सब कैसे रहेंगे? ये पंखा तो मैंने तुम सबकी खुशी के लिए ही खरीदा था। मेरे दिमाग में एक विचार आया है, क्यों ना हम अपना पंखा लोगों को किराए पर दे, हमारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। तुम बोल तो ठीक रही हो, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही पंखा है। अगर वह भी किराए पर दे देंगे तो फिर हम सब कैसे रहेंगे? ये पंखा तो मैंने सेठ जी से कर्ज लेकर सिर्फ तुम्हारे और बच्चे के लिए ही लाया था। कुछ दिनों की तो बात है, जब हम अपना पंखा उधार पर देंगे तो उससे अच्छी खासी कमाई हो जाएगी और फिर उससे एक और पंखा खरीद लेंगे। अब बोलो, कैसा लगा मेरा आइडिया? तुम्हारा विचार तो काफी अच्छा है, तो चलो अब से हम ऐसा ही करेंगे। कुछ ही दिनों में पंखा किराए पर देने की वजह से आलू के पास कुछ पैसे आ जाते हैं और लकड़ी काटने का काम भी बहुत ही तेजी से कर रहा था, इसलिए अब आलू के पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। अब आलू अपना कर्ज चुका देता है और एक पंखा भी खरीद लेता है और उसे अपने घर में लगा देता है। अब आलू के पास दो पंखा हो चुका था। अब एक पंखा आलू किराए पर देता और एक पंखा अपने घर में रखता हवा खाने के लिए। ऐसे ही दिन बीतने लगता है कि तभी आलू के घर पर दो लोग आते हैं। आलू भाई, मैं आपसे 2 दिनों के लिए पंखा किराए पर लेने के लिए आया हूँ। अरे भाई, मुझे भी एक दिन के लिए आपका पंखा किराए पर चाहिए था। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक ही पंखा है, मैं किसी एक को ही दे सकता हूँ। भाई, तुम मेरी मजबूरी समझो। तुम आलू का पंखा किसी और दिन लेकर जाना, अभी मुझे लेकर जाने दो। अरे भाई, मुझे भी पंखे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं। आज पंखा मुझे लेकर जाने दो। एक ही दिन की बात है, कल तुम लेकर जाना। नहीं नहीं भाई, पंखा तो मैं ही लेकर जाऊंगा। आखिर मैं पहले आया था, मुझे पंखे की सख्त जरूरत है। आप परसों पंखा लेकर जाना। नहीं नहीं भाई, पंखे की ज़रूरत तो मुझे भी है। आज तो मैं ही लेकर जाऊंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, आप दोनों को पंखा मिल जाएगा जो मैं अपने घर पर चलाता हूँ। आप वो पंखा भी लेकर जाइए। और फिर दोनों ही लोग आलू का पंखा लेकर चले जाते हैं कि इतने में ही आलू के घर पर एक और व्यक्ति आता है। आलू भाई, मुझे आपका पंखा चाहिए था किराए पर। भाई, अभी तो नहीं है मेरे पास पंखा, तुम कल या परसों लेने आना तो तुम्हें मिल जाएगा। आलू के पंखे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी गांव में। जिसके भी यहाँ पर शादी ब्याह या फिर कोई फंक्शन होता तो सभी लोग आलू का पंखा ही किराए पर लेते। देखते ही देखते आलू की आमदनी काफी हद तक बढ़ चुकी थी। अब आलू ने बहुत सारे पंखे किराए पर देने के लिए रख लिए थे। अब आलू की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। अब वो अपने सारे शौक पूरे कर सकता था। अब आलू ने एक बहुत ही बड़ा पंखा का दुकान भी खोल लिया था। उसमें नए और पुराने पंखे भी रखता। जो गरीब लोग होते उसे पुराने पंखे देता और जिसके पास ज्यादा पैसा होता उसे नया वाला पंखा देता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना।